हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। तो आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि टुडे आई एम गोना टेल यू दैट हाउ मच डिस्काउंट आई हैव टेकन ऑन माय महिंद्रा एक्सयूवी 300। बेसिकली आई प्लान टू बाय अ कार इन जुलाई 2021। तो जुलाई 2021 ही क्यों था? क्योंकि उस मंथ में मेरे बेटे का बर्थडे होता, तो मुझे लगा कि यार अपने बेटे के बर्थडे के आसपास ही गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी तो लेनी है, तो बेटे के बर्थडे के आसपास ले लेते हैं जुलाई के अंदर। तो मैंने इसके ऊपर गाड़ियों के ऊपर सर्वे करना स्टार्ट किया फैब 2021 से। बेसिकली फैब 2021 से क्यों स्टार्ट किया, 5-6 महीने का टाइम क्यों लिया? बेसिकली जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हमें सर्वे करना ज़रूरी होता है उस चीज़ के बारे में। उसके बारे में पता करना, इसके बारे में कि कौन से मैन्युफैक्चरर की गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ियों में क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, किसके ऊपर कितना डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, टेस्ट ड्राइव वगैरह। तो उसमें टाइम लगता है, तो मुझे लगा यार कि 5-6 महीने का टाइम काफ़ी है। और इनफैक्ट गाड़ियों के ऊपर वेटिंग भी चल रही थी, तो मुझे लगा यार कि उसके बाद फिर गाड़ियों की पर वेटिंग भी रहेगी 2-3 महीने की। तो 5 टू 6 मंथ्स का टाइम काफ़ी है। उसके अंदर मैं 1-2 महीने के अंदर गाड़ियों के ऊपर सर्वे कर लूँगा, सर्च कर लूँगा गाड़ी, और उसके बाद फाइनली मैं इसको बुक कर दूँगा। तो मेरी एक प्रायोरिटी लिस्ट थी, जिसके अंदर महिंद्रा एक्सयूवी 300 भी एक थी। और इनफैक्ट महिंद्रा एक्सयूवी 300 मेरी टॉप प्रायोरिटी पे थी। सो मैंने महिंद्रा के अंदर महिंद्रा के शोरूम पे विजिट किया एंड आई आस्क्ड फॉर द कोटेशन। मेरे को बेसिकली जो लेनी थी वो पेट्रोल वेरिएंट की गाड़ी लेनी थी, कोई भी गाड़ी लेनी थी। मैं पेट्रोल वेरिएंट के अंदर ही देख रहा था, क्योंकि डीजल गाड़ियों का तो यार कोई सीन ही नहीं बनता। दिल्ली एनसीआर के अंदर 10 साल के अंदर खत्म हो जाती हैं यार। और डीजल और पेट्रोल के अंदर आज के टाइम में कोई इतना ज़्यादा कोई फ़र्क रह नहीं गया। तो पेट्रोल गाड़ी पे इसके साथ ही जाना था। और इनफैक्ट जो मेरे को 15-18 साल हो गए मेरे को गाड़ी चलाते चलाते, वो मैंने हमेशा पेट्रोल गाड़ी चलाई है। तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद द पेट्रोल व्हीकल। तो मैंने जो मेरे पास जो मैंने फाइनल किया वो मैंने W8 वेरिएंट पेट्रोल के अंदर पता किया। तो मैं शोरूम पे गया महिंद्रा के, वहाँ पर आई आस्क्ड फॉर द कोटेशन। तो जो कोटेशन आई वो कुछ इस तरीके की थी, मैं एक बार यहाँ पर अटैच कर दूंगा। मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मैं जो कोटेशन आई वो कुछ इस तरीके से थी। एक्स शोरूम प्राइस जो था W8 पेट्रोल वेरिएंट का उस टाइम पे, फैब 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 9,99,990। 10 लाख से कम थी, 10 रुपये कम थी, 10 लाख 10 लाख से। तो वो 9,99,990 थी। तो इस वजह से TCS चार्जेस भी नहीं लगे, क्योंकि वो 10 लाख के से कम थी। तो 10 लाख से ऊपर, 10 लाख और 10 लाख से अबव जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर TCS चार्जेस लगते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से लगाया हुआ टैक्स होता है, TCS चार्जेस होते हैं। इसके बाद जो है वो इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस वॉज 34,500। इसके बाद जो उन्होंने मुझे बताया अगला एलिमेंट था, वो था RTO चार्जेस और RC चार्जेस। दैट वाज 81,629 रुपीज़। इसके बाद एक था अमाउंट, इसके बाद एक एलिमेंट था HP और हाइपोथेटिकल चार्जेस। बेसिकली ये चार्जेस क्या होते हैं कि ये बैंक के द्वारा लगाए गए चार्जेस होते हैं। जब हम अपनी गाड़ियों पे लोन करवाते हैं तो बैंक एक चार्जेस लगाता है जिसको हाइपोथेटिकल चार्जेस कहते हैं। और एक तरीके से कह लो कि फाइल चार्ज कह लो, ये वो था। इसके बाद जो था एक फास्टैग था। फास्टैग वॉज 600 रुपीज़। इसके बाद एक अमाउंट लगाया था उन्होंने इंसिडेंटल चार्जेस। दैट वाज 9090। इंसिडेंटल चार्जेस का ही मैं बताऊंगा कि क्या रहा था। मैं आगे अपनी आने वाली अपनी वीडियो के अंदर आगे मैं बताऊंगा कि इंसिडेंटल चार्जेस का क्या था। इंसिडेंटल चार्जेस और लॉजिस्टिक चार्जेस होते हैं। कुछ जगहों पर इंसिडेंटल चार्जेस कहा जाता है और कुछ जगहों पर लॉजिस्टिक चार्जेस कहा जाता है। तो उसका अमाउंट उन्होंने लगाया था 9090। मैं अपनी इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा कि मैंने इंसिडेंटल चार्जेस के ऊपर मेरी किस तरीके से उनसे बात हुई थी। तो खैर, इसके बाद उन्होंने मुझे दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट था, 4th and 5th ईयर वारंटी एक्सटेंडेड का, जो प्राइस था वो था 15,826 रुपीज़। तो इन सब का जो टोटल बना वो बना 11,43,635 रुपीज़। नाउ आई आस्क फॉर द डिस्काउंट। तो जो मेरा सेल्स पर्सन था, ही ऑफर्ड मी 5,000 कैश डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, 5,000 कैश डिस्काउंट फ्रॉम द डीलर एंड 5,000 की उसने मुझे एसेसरीज ऑफर की थी। तो टोटल डिस्काउंट जो था वो 10,000 का कैश डिस्काउंट था और 5,000 का एसेसरीज थी। मैंने उससे पूछा कि यार ये 5 जो एसेसरीज का है, अगर मैं एसेसरीज ना लेकर उसको कैश डिस्काउंट में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसने मना कर दिया था। तो फाइनली जो मेरे पास डिस्काउंट था वो 10,000 का कैश डिस्काउंट था और 5,000 का मेरे पास एसेसरीज का डिस्काउंट था। उसने मुझे एक चीज़ और बताई। उसने बताया कि जो गाड़ियों का वेटिंग टाइम चल रहा है वो 1 से 1.5 महीना चल रहा है। इतना ज़्यादा कोई वेटिंग टाइम है नहीं, 1 से 1.5 महीने में मेरे को गाड़ी मिल जाएगी। क्योंकि टॉप वेरिएंट था, तो टॉप वेरिएंट के अंदर क्या था कि ईजिली मिल जाती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि टॉप वेरिएंट जनरली कम लोग लेते हैं। मिड वेरिएंट जो होता है उसके पर ज़्यादा बुकिंग्स चलती हैं, उसके पर वेटिंग पीरियड हमेशा ज़्यादा होता है। लेकिन जो टॉप वेरिएंट्स होते हैं ईजिली मिल जाते हैं, उतनी ज़्यादा वेटिंग टाइम होता नहीं। तो उसने मुझे बोला कि सर महीने भर की वेटिंग होगी, ईजिली आपको गाड़ी मिल जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब क्योंकि उस टाइम पे मुझे गाड़ी लेनी नहीं थी, मैंने जुलाई का प्लान किया हुआ था। और जो बुकिंग थी, अब उसने जैसे बताया कि 1 महीने का ही वेटिंग टाइम है, तो बुकिंग भी मेरे को जून के अंदर करवानी थी। तो मैं उससे और ज़्यादा डिस्काउंट्स के बारे में बात ही क्या करता। जो उसने मुझे डिस्काउंट ऑफर किया वो मैंने सुन लिया और मैं आ गया क्या। लेकिन इन बिटवीन मैं जो अपनी वर्किंग थी, जो होमवर्क था मेरा, वो मेरा कंटिन्यूस चल रहा था। मैंने बाकी शोरूम्स पे और बाकी जो है वो
मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियाँ देख रहा था। इनफैक्ट मैं इंश्योरेंस के ऊपर भी वर्किंग कर रहा था। जैसे मैंने पॉलिसी बाज़ार के ऊपर गाड़ियाँ मतलब जैसे मैंने पॉलिसी बाज़ार के ऊपर चेक किया इंश्योरेंस की क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं, कितने-कितने एलिमेंट्स हैं, क्या-क्या एलिमेंट्स हैं, क्या-क्या एड-ऑन्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, कितना प्राइस कौन-कौन सी कंपनीज़ ऑफ़र कर रही हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ 2-3 कंपनीज़ से डायरेक्टली भी कोटेशंस मँगवाई थी। तो मेरे पास सबके कोटेशंस आए हुए थे। तो मैंने इन बिटवीन वो भी होमवर्क किया हुआ था मैंने। लेकिन मई और जून आते-आते तक मैंने अपना माइंड जो है वो चेंज कर दिया था कि जुलाई में गाड़ी लेने का माइंड चेंज कर दिया था। अब था मुझे कि यार मेरे को पता लग गया था कि अगर मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट्स की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, तो वो मुझे ईयर एंड पे ही मिलेंगे, दिवाली के ऊपर दिवाली ऑफर से मिलेंगे या फिर ईयर एंड में मिलेंगे। मिड ऑफ द ईयर तो मुझे ऐसा कोई एज़ सच कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं। एंड आई पोस्टपोन माई प्लान। और ऐसा कोई मेरे को इतनी ज़्यादा कोई गाड़ी का ऐसा कोई वो भी नहीं था। गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी थी जो उसको जो कि ऑलरेडी चल रही थी। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को इमीडिएटली गाड़ी परचेज ही करनी थी। तो मैं वेट भी कर सकता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट कर लेता हूँ, दिवाली के ऑफर्स उठा लूँगा या फिर मैं ईयर एंड के ऑफर्स उठा लूँगा। लेकिन जुलाई आते-आते तक मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि जो गाड़ियों में यूज़ होने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं उसकी शॉर्टेज हो गई है, और जिसकी वजह से गाड़ियों में शॉर्टेज आनी शुरू हो गई है। और अब जो है वो हर मैन्युफैक्चरर ने अपनी गाड़ियों के प्राइस जो है वो 50 टू 60,000 तक इंक्रीज़ कर दिए हैं। दैट वाज़ अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी कि यार मैं यहाँ पर डिस्काउंट की वेट कर रहा था और यहाँ पर गाड़ियों के प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं 50 टू 60,000। मैंने इनफैक्ट पता किया महिंद्रा के ऊपर जो मैं वेरिएंट देख रहा था उसके ऊपर भी अप्रॉक्सीमेटली 53,000 का हाइक था। तो खैर अब मैंने अपने सेल्स पर्सन को अप्रोच किया, आई कॉल्ड हिम और मैंने उससे पूछा भाई क्या स्टेटस है। तो उसने मुझे बोला कि सर अब जो है वो गाड़ियों के प्राइस जो है वो हाइक कर गए हैं, और जो वेरिएंट मैं देख रहा हूँ जो पहले 9,99,990 का प्राइस था, वो आज के टाइम में एक शोरूम प्राइस ही है वो 10,53,000 का हो गया। अब मैंने उससे पूछा डिस्काउंट के बारे में, तो उसने मुझे बोला कि सर डिस्काउंट्स वगैरह भी आप बात मत कीजिए, क्योंकि डिस्काउंट्स वगैरह है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। ना तो कैश डिस्काउंट है, ना कोई एसेसरीज डिस्काउंट है। यहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ ही मिल जाएँ वही बड़ी बात है। तो मैंने फिर भी उससे डिस्काउंट वगैरह के बारे में बोला। तो इट वाज़ ऑन कॉल कन्वर्सेशन। तो तुम्हारी कन्वर्सेशन हो रही थी, वो फ़ोन पे हो रही थी। तो फाइनली उसने मुझे बोला कि सर 5,000 जो है वो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से डिस्काउंट आता है, मैं वो पास ऑन कर दूँगा। मैं यार डिस्काउंट की बात कर रहा था, मैं हेवी डिस्काउंट की वेट कर रहा था, और यहाँ पर मुझे डिस्काउंट जो है वो जो ऑलरेडी मिल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो अब मेरे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन अब दिमाग में ये था कि यार महिंद्रा एक्सयूवी 300 ही लेनी है। अब लेकिन तब तक पता लगा था कि नेक्सॉन के प्राइस उस टाइम तक इंक्रीज़ नहीं हुए थे। तो मेरे को एक बार तो दिमाग में आया कि यार मैं नेक्सॉन फाइनल कर लेता हूँ, लेकिन कहते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर दिल आया होता है तो आपको वही लेनी होती है। तो महिंद्रा के ऊपर दिल आया हुआ था। लेकिन खैर अब मैंने इस तरीके से भी कंसिडर किया यार कि अगर मैं इसके ऊपर मेरे को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि अगर मैं जैन के अंदर, मैं अगर फ़ेब के अंदर और जून के अंदर भी इसकी बुकिंग करवा लेता, जो कि पुराने प्राइसेस थे, तो भी वो जो एप्लीकेबल होते हैं प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के प्राइस एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर मैं जुलाई के अंदर इसकी डिलीवरी लेता, तो मेरे पास प्राइस जो है वो इंक्रीज़ प्राइस ही मुझे मिलते। तो अभी भी वही प्राइस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इतना ज़्यादा उसके ऊपर वो नहीं किया। और प्राइस जो मेरा दिल था और जो इनफैक्ट मेरी फैमिली का दिल था वो महिंद्रा एक्सयूवी 300 के ऊपर ही अटका हुआ था। तो मैंने उसको फाइनल करने के लिए उसके शोरूम पे विज़िट किया। लेकिन डिस्काउंट तो मुझे चाहिए था, और डिस्काउंट हमारा राइट भी है बेसिकली, क्योंकि जो आप एक गाड़ी बिकती है ना, तो जो डीलर है ना उसके ऊपर एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट में मार्जिन कमाता है। वो मार्जिन कमाता है तभी आपको ईयर एंड पे और दिवाली में ऑफर्स मिलते हैं। अगर उसको मार्जिन्स नहीं होंगे ना, तो वो आपको कभी भी डिस्काउंट्स पे कभी भी गाड़ी नहीं सेल करेगा। वो कभी भी कोई भी डीलर, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरर आपको लॉस पे नहीं देगा, कभी भी आपको लॉस पे गाड़ी नहीं बेचेगा, ना ही वो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचेगा। उनको उसके अंदर भी मार्जिन बच रहा होता है। हाँ, ये होता है कि वो जो अपने मार्जिन होते हैं उसको कम कर देते हैं। तो अब मार्जिन तो उस वक्त भी बच रहा था, और शोरूम को अच्छा खासा मार्जिन बचता है मुझे पता था। तो शोरूम की तरफ से तो ऑफर मिलना चाहिए था मुझे। तो मैं उसके शोरूम पे विजिट किया, मैंने दोबारा से सेल्स पर्सन को अप्रोच किया। अब क्या था कि भाई क्योंकि प्राइस इंक्रीज कर चुके थे, तो एक नई कोटेशन बनी। नई कोटेशन जो थी वो कुछ इस तरीके से थी, मैं दोबारा से उसको टैग कर दूंगा, लगा दूंगा। लेकिन मैं नीचे से बढ़ के बता रहा हूँ आपको, मैं कोटेशन मेरे हाथ में है। जो एक्स शोरूम प्राइस जो पहले 9,99,990 था, वो अब इंक्रीज करके 10,53,000 हो चुका था। क्योंकि पहले 10 लाख के अंडर की वो गाड़ी थी, 9,99,990, 10 रुपीज़ कम थे 10 लाख से। तो उसके ऊपर टीसीएस चार्जेस नहीं एप्लीकेबल थे। लेकिन अब क्योंकि ये 10 लाख से अबव की गाड़ी थी, 10,53,000 हो चुके थे, तो टीसीएस चार्जेस भी लग गए थे, विच वॉज 10,323 रुपीज़। अब इंश्योरेंस भी जो पहले 34,500 का था, वो अब इंक्रीज होकर 36,000 का हो चुका था, क्योंकि बेस प्राइस इंक्रीज कर चुका था।
आरटीओ चार्जेस वो 81,629 के थे, वो अब इंक्रीज करके 87,000 के हो चुके थे। खैर एचपी चार्जेस वो सेम ही थे 1500, फास्ट टैग भी सेम था 600 का, इंसिडेंटल चार्जेस भी सेम थे 9090 के। जो वारंटी एक्सटेंडेड चार्जेस थे जो कि पहले उसने 4th और 5th ईयर के 15,826 बोले थे, वो आज के टाइम में सिर्फ 4th ईयर के वारंटी एक्सटेंडेड चार्जेस जो थे वो 13,100 हो गए थे। तो अब जो मेरा टोटल प्राइस था वो था 12,10,613, जो कि पहले था 11,43,635 रुपीज। अब प्राइस भी इंक्रीज कर चुका था, और जो वारंटी पहले 4th एंड 5th ईयर की मिल रही थी वो खाली 4th ईयर की रह गई थी। मैंने उससे दोबारा से इसके डिस्काउंट्स के बारे में बात की, तो उसने मुझे वही बात बोली कि घुमा फिरा के सर एसेसरीज भी नहीं है और 5,000 तक का कैश डिस्काउंट कर पाऊंगा मैं मैक्सिमम, जो कि मैन्युफैक्चर की तरफ से आता है वो पास कर दूंगा। अब टाइम था बार्गेनिंग का। अब बार्गेनिंग के लिए ना एक रूल है, बार्गेनिंग का हमेशा एक रूल होता है कि आप अच्छी बार्गेनिंग सिर्फ तभी कर पाओगे जब आप सामने वाले को शो नहीं करोगे दैट यू आर सो मच एक्साइटेड टू बाय देयर प्रोडक्ट। आप जब उसको शो नहीं करोगे ना तभी अच्छी बार्गेनिंग कर पाओगे। आप हमेशा शो करोगे दैट यू हैव अदर ऑप्शंस टू। आप इस शोरूम, अगर मैं आपके शोरूम पे नहीं परचेज करूंगा तो मैं किसी और शोरूम पे परचेज कर दूंगा, और किसी शोरूम पे परचेज नहीं करूंगा तो मैं कहीं और से परचेज कर लूंगा, नहीं तो मैं आपकी मैन्युफैक्चर की गाड़ी ही परचेज नहीं करूंगा। अब हमेशा उसको ये शो करो तो बहुत अच्छे से, मतलब ये एक सिर्फ गाड़ियों के अंदर नहीं, आप हर चीज के अंदर रूल एप्लीकेबल होता है कि कभी भी आप उसको ये शो मत करो सामने वाले को दैट यू आर सो मच एक्साइटेड टू बाय देयर प्रोडक्ट, तो आप बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर पाओगे। अब वही चीज मैंने की। और दूसरी सबसे बड़ी बात यार कि आपको पता है कि जब आप एक गाड़ी परचेज कर रहे होते हो ना, आप जितने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, उससे ज्यादा एक्साइटेड डीलर्स होते हैं आपको गाड़ी बेचने के लिए, बिकॉज दे मेक्स लॉट्स ऑफ मनी इन दैट, एक गाड़ी बेचने के अंदर। और इनफैक्ट डीलर के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं आपको गाड़ी बेचने के लिए, और गवर्नमेंट भी एक्साइटेड होती है आपको गाड़ी बिकवाने के लिए। तभी स्क्रैपिंग पॉलिसी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको एनकरेज करती है नई गाड़ियां परचेज करने के लिए, पुरानी गाड़ियों को कंडम करके नई गाड़ियां परचेज करने के लिए। वरना यार एक गाड़ी जो 10 ईयर्स का जिसका की एज रखी है, या फिर जो 15 ईयर्स की एज रखी है, पहले भी जो चलती थी, पहले भी तो उसका ये होता था। पॉल्यूशन सिर्फ एक कहने भर की चीज होती है, वरना जो गाड़ी 14 ईयर्स 11 मंथ्स के अंदर पॉल्यूशन नहीं कर रही, वो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ से वो पॉल्यूशन करना शुरू कर देगी। पहले भी गाड़ियां होती थी, फिटनेस होता था, फिटनेस सर्टिफिकेट इसीलिए बनता था, फिटनेस करवाते थे, गाड़ियों का फिटनेस होता है, पॉल्यूशन होता है, वो सब इसी चीज के लिए होता है कि गाड़ियां जो है चलने लायक कंडीशन पे, अगर गाड़ियां चलने लायक कंडीशन पे तो उसकी परमिशन, तो उसको परमिट मिलता है, गाड़ियां चलती हैं। पहले भी यही होता था। और इनफैक्ट आज भी आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, वहां पर आज भी 10-10 15-15 साल पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, 20-20 साल पुरानी गाड़ियां चल रही हैं। वो गाड़ियां क्या पॉल्यूशन नहीं कर रही? ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लाके एक वो है कि क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा नई गाड़ियां परचेज करो, अपनी पुरानी गाड़ियों को कंडम करो और नई गाड़ियां जो है परचेज करो। क्योंकि इसके पीछे ना गवर्नमेंट का भी मोटो होता है। अब सिर्फ इसके अंदर आरटीओ चार्जेस का ही नहीं होता, मैं आपको जब अपनी इनवॉइस शेयर करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट भी एनकरेज क्यों करती है आप लोगों को नई गाड़ी परचेज करने के लिए। तो खैर शोरूम्स, मैन्युफैक्चरर्स और इनफैक्ट गवर्नमेंट, हर कोई जो एक्साइटेड होता है जब आप गाड़ी परचेज कर रहे होते हो। सिर्फ आप एक्साइटेड नहीं होते, आपको लगता है कि आप एक्साइटेड हो, लेकिन ये सब भी एक्साइटेड होते हैं। तो भाई मैंने उसको डायरेक्टली बोला कि भाई अगर आप नहीं बेचोगे, अगर आप मुझे डिस्काउंट नहीं दोगे तो मैं किसी और मैन्युफैक्चरर के पास चला जाऊंगा, किसी और शोरूम पे चला जाऊंगा। तो अल्टीमेटली ही फाइनली ही एग्रीड फॉर द 10,000 कैश डिस्काउंट फ्रॉम द डीलर एंड, जो कि अब तक वो मना कर रहा था कि सर डिस्काउंट ही नहीं है और ये सब नहीं है, मार्जिन ही नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आ गया, वो बार्गेनिंग करने के बाद वो आ गया 10,000 तक के कैश डिस्काउंट के ऊपर। अब जो मेरी पॉकेट में डिस्काउंट था वो 10,000 कैश डिस्काउंट फ्रॉम द डीलर एंड 5,000 कैश डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड। तो 15,000 रुपए का 15,000 का कैश डिस्काउंट हो गया था। अब मैंने उसको बोला भाई कि इंश्योरेंस ही मेरी समझ से बाहर है तेरा। मैंने उसको बोला यार, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने बताया जैसे मैं अपना होमवर्क कर चुका था, मैं सर्वे कर चुका था, तो मेरे पास बहुत सारी कोटेशंस आई हुई थी। तो मेरे पास जो कोटेशन आई हुई थी वो थी कुछ 32.5 की, जिसके अंदर उन्होंने मुझे सारे एलिमेंट्स ऐड किए हुए थे, और जो ये मुझे ऑफर करा था 36,000 के अंदर, ये बेसिक इंश्योरेंस दे रहा था। बेसिक इंश्योरेंस जो कि यानी कि फर्स्ट ईयर, फर्स्ट एंड थर्ड पार्टी, और रेस्ट ऑफ 2 ईयर्स जो थे वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दे रहा था। इनफैक्ट इसके अंदर जो मुझे ड्राइवर ओनर जो पर्सनल इंश्योरेंस दे रहा था, ये ऑफर कर रहा था, इसने मुझे बोला था कि 2 lakhs का है, और जो अदर पैसेंजर्स इन द व्हीकल हैं, वो जो है वो 1 लाख रुपीज़ तक का इसने ऑफर किया था, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एडवांस भी नहीं थे। और जो मैंने कोटेशंस ली हुई थी उसके अंदर जो था मेरे पास एक्स्ट्रा एडवांस भी आए हुए थे, इसके अंदर सारे के सारे एडवांस मैंने ऐड करवाए थे, यानी कि इनवॉइस वैल्यू, डेप्रिसिएशन प्रोटेक्ट, इंजन प्रोटेक्शन, कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस प्रोटेक्शन, और रोड साइड असिस्टेंस। और इनफैक्ट जो मेरा पर्सनल इंश्योरेंस था, यानी कि
ओनर ड्राइवर था वो भी 5 लाख रुपीज़ का था, और जो अदर पैसेंजर्स थे वो 2 लैक्स का ऑफर आया हुआ था मेरे पास। तो मैंने उसको दिखाया वो सारा का सारा, तो फाइनली ही एग्रीड फॉर दैट ऑल्सो। और वो जो 36,000 का इसने मुझे जो इंश्योरेंस था वो 32.5 के अंदर मान गया, और ये सारे एड ऑन्स भी करने के लिए तैयार हो गया। जो पहले सिर्फ बेसिक इंश्योरेंस दे रहा था, तो नाउ आई गॉट अनदर डिस्काउंट ऑफ 2500 रुपीज़ इन इंश्योरेंस, तो अब मेरे पास वो भी आ गया था। अब मैंने उसको बोला भाई इंसिडेंटल चार्जेस। अब इंसिडेंटल चार्जेस भी एक ना बहुत बड़ा खेल है। इंसिडेंटल चार्जेस जो है बेसिकली लॉजिस्टिक चार्जेस होते हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स लगाते हैं, विच इज़ टोटली इलीगल। और 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट भी आई थी इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो चार्जेस है वो टोटली इलीगल है एंड नोबडी कैन अप्लाई दिस चार्जेस। लेकिन इवन आफ्टर 10 ईयर्स आज भी जो है मैन्युफैक्चरर्स और जो डीलर्स हैं वो इसको लगाते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई ये इलीगल चार्जेस है और उसको मैं पे नहीं करने वाला इंसिडेंटल चार्जेस को। तो अब उसने बोला कि सर मैं जो डिस्काउंट आपको दे सकता था वो दे दिया है, कैश डिस्काउंट में जितना दे सकता था दे दिया है, ये मेरे हाथ में नहीं है और मैं इसको जो है वेवर नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई मुझे तो ये वेवर चाहिए, मुझे तो इसका अमाउंट जो है मुझे ये इंसिडेंटल चार्जेस भी पे नहीं करने। तो उसने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि सर जितना मैक्सिमम मैं डिस्काउंट दे सकता था वो मैं दे चुका हूँ, कैश डिस्काउंट 10,000 रुपीज़ का अपनी तरफ से शोरूम एंड से, अब मैं इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। खैर मैं वहाँ से वापसी आ गया और मैंने घर आने के बाद एक अच्छी सी मेल ड्राफ्ट की जिसमें मैंने मेंशन किया कि मैं ऐसे ऐसे प्राइम ऑटोमोबाइल्स पे गया था और वहाँ पर मैंने महिंद्रा एक्सयूवी 300 W8 पेट्रोल बुक कर रहा था, और वहाँ पर जो है वो मुझे इसके अंदर एक इलीगल चार्जेस दिखाई दिए हैं विच इज़ इंसिडेंटल चार्जेस विच आई एम नॉट गोइंग टू पे। और अगर आप ये वीवर नहीं देते इसका तो मैं जो है इसको गाड़ी बुक नहीं करूँगा, मैं किसी और मैन्युफैक्चर की गाड़ी परचेज कर लूँगा। इस तरीके से मैंने उसको डाला और मैंने उसके अंदर मेंशन किया कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिस जो कि लीगल चार्जेस हैं, और मैंने साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसकी कॉपी भी उसके साथ में लगा दी। आप ऑनलाइन सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा गूगल पे। तो मैंने उसको अटैच करके उनको साथ में मेल कर दी। जब मैंने मेल की ये इवनिंग का टाइम था, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इमीडिएटली मेरे पास प्राइम ऑटोमोबाइल से ही कॉल आई, और जो सेल्स पर्सन था उसके सीनियर का कॉल थी, एंड शी टोल्ड मी कि सर आपने इस तरीके से एक महिंद्रा में मेल की है अबाउट दिस इंसिडेंटल चार्जेस, एंड वो आपके जो अमाउंट है वो वेवर हो गया उसका, तो आप अपनी आके गाड़ी बुक कर लीजिए और आपको इंसिडेंटल चार्जेस भी पे करने की जरूरत नहीं है, वी विल मैनेज दैट थिंग। ठीक है भाई, अब जो मेरे को डिस्काउंट मिल चुका था, नाउ आई आस्क फॉर द अनदर डिस्काउंट। सो शी टोल्ड मी कि सर ऑलरेडी जो है वो डिस्काउंट आपको सेल्स पर्सन दे चुका है और मैक्सिमम डिस्काउंट जो था वो आपको दे ही चुका है, बाकी इंसिडेंटल चार्जेस भी आपको जो है वो वेवर मिल गया, तो अब इससे ज़्यादा डिस्काउंट, लेकिन आई आस्क फॉर द डिस्काउंट। सो शी ऑफर्ड मी 5,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम हर साइड ऑल्सो। तो फाइनली जो मेरी पॉकेट के अंदर डिस्काउंट था वो कुछ इस तरीके से था: 5,000 कैश डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, 15,000 कैश डिस्काउंट फ्रॉम द डीलर एंड, इसमें 10,000 जो है मुझे वो सेल्स पर्सन ने ऑफर कर दिया था और 5,000 जो उसकी सीनियर ने ऑफर कर दिया था, तो 15,000 का कैश डिस्काउंट था। इसके अलावा 9090 का इंसिडेंटल चार्जेस भी मेरे फेवर हो गए थे। 2500 के जो इंश्योरेंस के थे वो भी लेस हो गए थे मेरे पास। 2500 का जो मेरे पास इंश्योरेंस डिस्काउंट मिल गया था। इसके अलावा 1500 का हाइपोथेटिकल चार्जेस भी मेरे लेस हो गए थे। तो जो टोटल डिस्काउंट था दैट वाज 33,090 रुपीज़। तो मेरा जो फाइनल अमाउंट पहुंचा था वो था 11,77,523 रुपीज़। और इसके साथ में मुझे 5,000 की एसेसरीज भी इन्होंने ऑफर कर दी थी, जो शुरू में मुझे इन्होंने सिर्फ 5,000 का कैश डिस्काउंट दिया था, देने की बात की थी, और इसके अलावा एसेसरीज भी ऑफर नहीं कर रहे थे और कुछ और डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे थे। वो फाइनली मुझे 33,000 के कैश डिस्काउंट मिल गए। और इनफैक्ट चलो 33 में से हम कहते हैं कि 1500 तो हाइपोथेटिकल चार्जेस हैं, वो तो मुझे हर हालत में मिलने ही मिलने थे, तो भी 31.5 के तो मुझे कैश डिस्काउंट मिल गया, और इनफैक्ट 5,000 की एसेसरीज भी ऑफर हो गई। अब बात आती थी कि बुकिंग का टाइम की। अब मैंने बुकिंग जो करवाई, इसके अंदर भी एक और चीज़ थी कि जब मैंने बुकिंग करवाई तो उस टाइम पे मैंने इसके अंदर ऑनलाइन बुकिंग करवाई, तो ऑनलाइन बुकिंग के ऊपर भी ऑफर चल रहा था कुछ। ऑनलाइन बुकिंग के ऊपर 3,000 एक्स्ट्रा जो एसेसरीज का अमाउंट क्रेडिट हो रहा था। तो अब मेरे पास जो फाइनली था वो 8,000 की एसेसरीज भी मुझे 8,000 एसेसरीज अमाउंट भी क्रेडिट हो गया था मेरे पास। तो अब मुझे इसके अंदर सीट कवर लगवाने थे, तो उसने मुझे बोला कि सर ऑल्दो वो सीट कवर जो है वो लेदर सीट कवर जो ओरिजिनल महिंद्रा की तरफ से आते हैं वो 10,000 के हैं, बट वो आपको मैं 8,000 में लगा दूंगा। अब मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में 8,000 के हैं, वो 10,000 के हैं, 12,000 के हैं और 7,000 के हैं, मुझे नहीं पता।
लेकिन हाँ ये है कि मुझे मेरे सीट कवर्स जो है वो इसी 8000 की एसेसरीज के अंदर की जगह पर मुझे फ्री में मिल गए हैं, जो कि एक्चुअल में, क्योंकि इसके अंदर जो सीट्स आती हैं वो यार वो फैब्रिक सीट्स आती थी ब्लैक कलर की, तो वो मुझे ना फैब्रिक सीट्स पे मुझे सीट कवर तो चढ़वाने ही चढ़वाने थे, तो मैंने इसके अंदर ये वाले सीट कवर्स लगवा लिए हैं बीच कलर के, जो कि गाड़ी के कलर के साथ मैच करते हुए हैं। मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बल्कि महिंद्रा का लोगो भी लगा हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पर इसका बैजिंग देख पा रहे होंगे, ये सीट कवर्स के ऊपर लगी हुई है। ये ओरिजिनल महिंद्रा की सीट कवर्स मुझे इसके साथ में मिले हैं। और अगर मैं ओरिजिनल लेदर के मार्केट से भी सीट कवर्स लगवाता तो मुझे 8-10 हज़ार रुपये के तो पड़ने ही पड़ने थे, मुझे पता है। तो ठीक है यार, यहाँ पर मेरा ये जो था सीट कवर्स भी मुझे ओरिजिनल महिंद्रा के मिल गए। अब बात आती है वो इनवॉइस की, जो मैं आपके साथ कह रहा था कि शेयर करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये इनवॉइस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको बताना था कि वाई गवर्नमेंट एनकरेज यू टू बाय अ न्यू कार, वो इसकी इस इनवॉइस से क्लियर हो जाएगा। आप इसके अंदर बेस प्राइस देख सकते हैं। बेस प्राइस जो है, जो गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 10,53,000 थी, उसका बेस प्राइस देखिए क्या है। उसका बेस प्राइस है वो है 8,16,317 रुपीज। तो यानी कि जो बेस वैल्यू है वो सिर्फ 8 लाख रुपए है, और उसके ऊपर 28% जीएसटी है। और यानी कि जो आपकी 10,53,000 की जो गाड़ी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी 28% चार्ज किया है, विच गोज टू 2,24,045 रुपीज। 2.25 लाख रुपए की तो जो आपकी 10,53,000 की जो आपकी गाड़ी है, कैश डिस्काउंट देने के बाद जो उसके ऊपर टैक्स है वही 2 लाख 2.25 लाख रुपए का, तो उसके ऊपर टैक्स है। सर सोचिए, जो आप 10,53,000 की जो गाड़ी परचेज कर रहे हो, उसके अंदर 2.25 लाख रुपए गवर्नमेंट उसका टैक्स ले रही है। अभी यही नहीं है, जीएसटी के बाद एक नेक्स्ट वाले में चेक कीजिए, एक 1% सेस भी लगा हुआ है, जो कि है 8,000 रुपए। तो यानी कि गवर्नमेंट ने एक गाड़ी जो कि आपने 10.5 लाख रुपए की परचेज किया, एक शोरूम प्राइस जिसका 10.5 लाख रुपए था, उसके ऊपर 2,30,000 के आसपास तो गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज कर लिया उसके ऊपर। और इसके अलावा आरटीओ चार्जेस अलग से हैं, जो कि आरटीओ चार्जेस उसने 87,000 मुझसे चार्ज किए हैं, यानी कि 87 आरटीओ चार्जेस एंड 2,30,000 फॉर दिस वन। तो यानी कि एक गाड़ी के ऊपर, जो कि आपने 12 लाख की गाड़ी परचेज किया टैक्सेस के साथ में, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 2,30,000 प्लस 87, यानी कि 3,20,000 अप्रोक्सीमेटली 3.25 लाख रुपए, 3,20,000 रुपए के आसपास गवर्नमेंट ने कमाया है। यार अगर एक एक गाड़ी के ऊपर 25 to 30% गवर्नमेंट मार्जिन रखेगी, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं एनकरेज करेगी हम लोगों को गाड़ी लेने के लिए। अब मैं बात करता हूँ डिस्काउंट की, तो आप देख सकते हैं जो गाड़ी थी 10,53,000 की, उसका जो फाइनल प्राइस बना वो बना 10,32,210 रुपीज़। तो यानी कि जो मैं 20,000 का कैश डिस्काउंट की बात कर रहा था, वो भी यहाँ पर पहुँच के पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 21,000। बेसिकली रहा क्या कि इन्होंने जो मुझे कैश डिस्काउंट ऑफर किया, वो तो इन्होंने मुझे किया 16,155 का। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो डिस्काउंट था वो शेयर कर लिया जीएसटी के साथ में, क्योंकि बेस प्राइस कम हो गया तो ऑटोमेटिकली जीएसटी का प्राइस भी कम हो गया। तो जीएसटी का प्राइस जैसे ही कम हुआ, तो जो इन्होंने मुझे ऑफर किया वो 16,155 का डिस्काउंट मिला इनकी तरफ से, और क्योंकि बेस प्राइस कम हो गया तो ऑटोमेटिकली 5,000 का मुझे जीएसटी भी कम हो गई। तो टोटल डिस्काउंट जो हो गया मुझे, वो जो 20,000 था वो कैश डिस्काउंट की जगह पर 21,000 का कैश डिस्काउंट पहुंच गया। इस वीडियो के अंदर तो बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस के बारे में, कि कार इंश्योरेंस लेते वक्त हमें कौन कौन से एड-ऑन्स लेने चाहिए और कौन कौन से एड-ऑन्स नहीं लेने चाहिए। हर एड-ऑन के बारे में डीपली बात करेंगे कि जो कार इंश्योरेंस होते हैं उसमें कौन कौन से एड-ऑन्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में डीपली बात करेंगे, और बात और समझेंगे कि कौन कौन से एड-ऑन्स हमें लेने चाहिए और कौन कौन से एड-ऑन्स नहीं लेने चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।